नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ के मजदूर, बेरोजगारी, पलायन और मंत्री के अजीबोगरीब बयान की। क्या छत्तीसगढ़ से रोजगार के लिए पलायन करने वाले मजदूर शौक से पलायन करते हैं? क्या अपनी माटी, अपने गांव को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये उनकी आदत में शुमार है? दरअसल पलायन को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में रोजगार की कोई कमी नहीं है, लोग आदतन पलायन करते हैं। गृह मंत्री के इस बयान पर विपक्ष हमलावर है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें याद हैं आपको? 7 महीने पहले छोटे बच्चों को गोद में लिए और सामान सिर पर लिए हजारों लाखों मजदूर सड़कों पर नंगे पांव कई किलोमीटर चलते नजर आए थे। कोरोना की वजह से फैक्ट्रियां बंद हुई तो मजदूर अपने गांव की तरफ पैदल चल दिए। कभी पलायन कर चुके मजदूरों के मन में एक ही सवाल था, वापस जा तो रहे मगर गांव में करेंगे क्या? तो क्या ऐसे मजदूर शौक से पलायन कर गए थे? क्या छत्तीसगढ़ में भरपूर रोजगार होने के बावजूद मजदूर बाहर जाने के शौकीन? ये सवाल उठ रहा है प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के एक बयान के बाद। पहले जरा उनका बयान सुनिए। कुछ क्या है, बाहर जाने के आदी रहते हैं, वो जाते हैं। यहाँ रोजगार नहीं है। नहीं, कोरोना पीरियड में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ ने दिया है। रोजगार की कोई कमी नहीं है, पर कुछ लोग आदतन होते हैं जो जाते ही। सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ लोग आदतन पलायन करते हैं। बयान आया तो विपक्ष ने बयान को आड़े हाथों ले लिया। विपक्ष ने सीधा मंत्री और सरकार को निशाने पर लिया। आज नौकरी नहीं मिल रही है, जो परेशान है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर बढ़ा है, निश्चित रूप से गृह मंत्री जी उन लाखों बेरोजगार का मखौल उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। और जब उनको अपने वादे को पूरा करने का समय आया है, रोजगार देने का समय आया है, तो ऐसे समय में ना तो वो रोजगार दे रहे हैं और ना ही बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अब सवाल ये, 2018 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को बड़ी समस्या बताकर बेरोजगारों के लिए 2500 रुपए के भत्ते का ऐलान करने वाली कांग्रेस ने 22 महीने में ही बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर दिया। सवाल यह है, क्या वाकई प्रदेश का मजदूर शौकिया अपनी माटी को छोड़कर शहरों का रुख करता है, या फिर मंत्री जी ऐसा बयान देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। बहुत से सवाल हैं जो आज हम पूछने वाले हैं, जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नीलू शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल अजय जी आपसे। अजय जी, कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। जब आपकी सरकार आई तो उस वक्त, मैं अभी सिर्फ शिक्षित बेरोजगारों के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैं दिहाड़ीदार और मजदूरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जब आपकी सरकार आई तो उस वक्त 23 लाख थी। फिर आप ही की सरकार ने दावा किया कि हमने 1 साल के अंदर, यानी कि 1 जनवरी 2020 तक आपने करीब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास आपने रोजगार दे दिया। उसके बाद एक सरकारी आंकड़ा निकलकर यह भी आया कि अब तक इन 22 महीनों की सरकार में सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। लेकिन इसमें भी स्पष्ट ये नहीं है कि कितने शिक्षित बेरोजगारों को आपने नौकरी दी या फिर कितने मजदूरों को आपने रोजगार उपलब्ध कराया। लेकिन अगर मैं ये भी मान लूं कि आपने सभी 5 लाख शिक्षित बेरोजगारों को ही नौकरी दी इन 22 महीनों में, तो 23 लाख में से सर 5 लाख जाते हैं, बचते हैं 18 लाख। यानी 18 लाख शिक्षित बेरोजगार आज भी छत्तीसगढ़ में हैं। आप बेरोजगारी भत्ता दे नहीं रहे, नौकरी आप दे नहीं रहे, और जब वो नौकरी लेने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे प्रदेश में जाएगा तो फिर आप कहते हैं कि वो आदतन जा रहा है, वो शौकिया जा रहा है। कमाल कर रहे हैं सर। देखिए आसिफ जी, पलायन जो शब्द है वो अपने आप में बहुत छोटा शब्द नहीं है। पहले तो उस शब्द को समझना होगा। क्या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बड़े बड़े ओहदे में जाकर के लोग यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद जो विदेशों में जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं, क्या उसे आप पलायन नहीं कहेंगे? क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पढ़ने के बाद यहाँ का छात्र दिल्ली जाकर के अपनी सेवाएं देता है दूसरी कंपनियों में, तो क्या इसे आप पलायन कहेंगे?
उसी तरीके से जिस छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं, छत्तीसगढ़ में जो ईंट भट्टे में जो काम करने में जिसमें पारंगत है यहाँ के लोगों को, वो लोग दरअसल हर वर्ष यहाँ से जाते हैं क्योंकि वहां पर इनको ज्यादा पैसा मिलता है। और जो दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं वो अगर एक दिन में 100 ईंट बनाते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो मजदूर है वो 200 ईंट बनाता है। तो इससे उसकी जो आय है वो लगभग बढ़ती है कहीं भी ना कहीं से। तो इसलिए वो लोग जो हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाकर के इस तरीके से आप चूंकि सरकार में अजय जी न्यूनतम मजदूरी तय कर दीजिए, उस समय 200 ईंट बनाने वाला मजदूर इतना मेहनती है। आसिफ जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अजय जी आप ही से पूछ रहा हूं, पहली बात, आपको लगता है कि दूसरे प्रदेश में उसको ज्यादा रोजगार मिलता है या ज्यादा उसको अगर सैलरी मिलती है तो आप यहां न्यूनतम जो सैलरी है उसको इतना बढ़ा दीजिए कि वो दूसरे प्रदेश में जाए ना। जब मजदूर इतना मेहनती है कि अगर दूसरे प्रदेश का मजदूर 100 ईंटें बनाएगा, आपके यहां सिर्फ 200 ईंटें बनेंगी, तो सर ईंट वाला प्रदेश के तौर पर आप इमेज खड़ी करिए, यहां से आप ईंट भिजवाइए मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, ओडिशा को, जितने आपके आसपास लगते हैं, उसमें दिक्कत कहां है? देखिए आसिफ जी, दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि यहाँ की मजदूर की जो स्पेशलिटी है उसी तरीके से आप देखिएगा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो रीवा साइड के जो लोग हैं वो बहुतायत में यहाँ पर आते हैं और शादियों में खाना बनाने का काम करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको आप ये नहीं कह सकते कि सरकार रोजगार मुहैया नहीं करा रही है। हमने पूरे कोरोना काल में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया है और मनरेगा के तहत हमने लगभग एक दिन में 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए केंद्र सरकार ने हमें प्रोत्साहित भी किया है और पुरस्कृत भी किया है। और उसके अलावा भी जब कोविड का जो समय चल रहा था उस समय सबसे ज्यादा हमने रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। तो सरकार अपने स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। आपने कहा कि यहीं पर ईंट बनाए, अगर कोई यहां पर आईआईटी का स्टूडेंट है तो वो पकोड़ा तलेगा तो उसको आय नहीं होगी, उसका जो स्पेसिफाई काम है वो जब वो करेगा तब उसे लाभ होगा। तो किसी प्रदेश में जो अगर विशेषता वाले लोग हैं अगर वो अपनी सेवाएं देने बाहर जाते हैं तो इसको इस तरीके से देखने की आवश्यकता कतई नहीं है। हमारी सरकार लगातार रोजगार मुहैया करा रही है। हालांकि आपने जो बीच में तेल और पकौड़े का जो जिक्र कर दिया, मैं समझ गया कि आप कहां ले जा रहे हैं डिबेट को या कहां आप बात इशारा कर रहे हैं। नीलू जी आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी आपसे एक सवाल, सर जब इन्होंने सरकार संभाली थी उसके बाद तो क्या स्थिति हुई वो तो मैं अभी सवाल पूछ ही रहा हूं, लेकिन आपने भी जब सरकार छोड़ी थी या सरकार ले ली गई थी तो उस वक्त शिक्षित बेरोजगारों की संख्या करीब करीब 23 लाख थी। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ भी पढ़े लिखे जो हैं वो सब बाहर चले गए शौकिया, या कुछ कहना चाहेंगे इतने बेरोजगार आपके वक्त रह गए और इसी वजह सरकार आपकी चली गई? एहसास है आपको? ऐसा है आसिफ जी कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो डेवलपमेंट हुआ है और जो रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, आज छत्तीसगढ़ की ये 2 वर्षों की सरकार में माननीय गृह मंत्री जी का अगर बयान आता है कि मजदूर शौक से पलायन करते हैं तो ये हास्यास्पद बयान है। दूसरी बात कि कोई भी छत्तीसगढ़ का जो मजदूर है वो शौक से पलायन नहीं करता, अपनी धरती, अपनी माटी को, अपने घर को जो है वो शौकिया जो है वो नहीं छोड़ता। यहाँ की जो परिस्थितियां हैं इन 2 सालों में, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 2 वर्षों में 5 लाख रोजगार दिए हैं और दूसरी तरफ वहीं उनके कैबिनेट के गृह मंत्री जी कहते हैं कि मजदूर जो है आदतन और शौकिया जो है इस राज्य से पलायन करते हैं। मेरा जो अजय जी से यही कहना है कि दोनों के बयानों में आपस में ही जो है वो कहीं ना कहीं मतभेद है। दूसरी बात कि इस राज्य में जैसे कि मनरेगा का विषय है कि कोविड के चलते इनका कहना है कि हमने काफी सारे मनरेगा के माध्यम से पलायन जो किए हुए मजदूर थे जो वापस अपने घर लौटे, छत्तीसगढ़ राज्य में जो लौट के आए हैं उनको हमने काम दिया है। तो मैं अजय जी को यह बताना चाह रहा हूं कि केंद्र की सरकार जो है मनरेगा के पहले 60,000 करोड़ का जो है वह फंड मनरेगा में दिया करती थी, जो बाद में कोविड के आने के बाद 40,000 करोड़ जो है वो उन्होंने फंड को बढ़ाया है। इस 105,000 करोड़ का जो है वो फंड मनरेगा के लिए, सारे देश की बात कर रहा हूं मैं। और जैसा कि इन्होंने कहा है
कि केंद्र सरकार ने हमको प्रोत्साहित किया है, तो मैं इनको ये बता देता हूं कि ये 5वें नंबर पर है केंद्र मनरेगा पर। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सपोर्ट पर ही जो है, लेकिन इसी बीच में पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर भी छत्तीसगढ़ है। नीलू जी, मेरा एक ही सवाल है कि छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं, छत्तीसगढ़ के जो पलायन करने वाले लोग हैं, एक अजय जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना जो पंचायतों तक के जो है काम के लिए जो राशि दिया जाता है, उस राशि को उन्होंने कितना दिया है वो ये बता दे आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में सरकार आती है तो विधायकों की सैलरी की चिंता होती है, विधायकों के उनके पूर्व विधायकों के उनके पेंशनों की भी पेंशन की चिंता करते हैं। मुझे ये बताइए कि बेरोजगारी की चिंता कब करेंगे, यहाँ पर रोजगार कब पैदा करेंगे? नीलू जी, आप जब अपने विधायकों की सैलरी के बारे में कहा है तो मुझे याद नहीं आता कभी सरकार प्रस्ताव लाई हो कि विधायकों की सैलरी और वेतन भत्ते बढ़ाने हैं तो उसमें बीजेपी के विधायक बायकॉट कर गए हो कि नहीं हमको नहीं चाहिए बढ़ी हुई, हमारी काट लो सैलरी, बाकी आगे बायकॉट जिस दिन करेंगे उस दिन फिर हम खबर चला लेंगे। नीलू जी, लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। नीलू जी, आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, आता हूं इस पर आपके पास। देवेश, आपके पास आता हूं, उससे पहले अजय जी एक सवाल पूछने का मौका और मिला मुझे। मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप आए तो आपने मैनिफेस्टो में कहा कि जितने बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में उन सबको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 2,500 रुपए महीना। अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया, 22 महीने की सरकार है, 2,500 को गुणा करिए 22 से 55,000 रुपए प्रति कैंडिडेट। सर, 55,000 रुपए प्रति व्यक्ति सिर पर आप कर्जदार हैं आपको चुकाने बेरोजगारों के। तो या तो आप बेरोजगार बचे नहीं या आप 55,000 देने के मूड में नहीं है। एक बात है साफ। देखिए आसिफ जी, हमने अपने देख रहा हूं सर, गौर से बोलिए सर। आप जो बातों का उल्लेख किया है मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा और एक एक जो बातें कही हैं उसको पूरा किया जाएगा। हमारी पार्टी और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। इसमें किसी को भी शक संशय करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात रोजगार उपलब्ध कराने की, तो हमने शिक्षकों का संविलियन करने का काम किया है। हमने 14-15 हजार पुलिस की भर्तियां निकाली है, 15,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए हमने प्रयास किया है, जो प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। तो केवल निजी क्षेत्रों में ही नहीं, हम शासकीय क्षेत्रों में भी जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों में नहीं कर पाई, हमने उन कामों को अगर 22 महीने में किया है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमने किसानों की जेब में पैसा डालने का काम किया है, केंद्र सरकार की मदद के बिना हमने अपने संसाधनों से देने की बात कही है। तो हम बेरोजगारों की चिंता भी जरूर करते हैं। हम हर बेरोजगार को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो अपने घर के पास रह करके, अपने गांव में रह करके वो अपने आप को समृद्ध कर सके। उसके लिए रोजगार के साधन हमारी सरकार बहुत जल्द उपलब्ध कराएगी। तो दो बातें हो गई ना, आपने पहले कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बाहर जाकर सैलरी ज्यादा कमाते हैं, अब आप कह रहे हैं कि अपने घर के पास रह के नौकरी करें। केवल एक शब्द, हम लोग इवेंट नहीं मैनेज करते हैं आसिफ जी। हमारी जो पार्टी है वो इवेंट मैनेज नहीं करती है। हमारी पीआर एजेंसियां नहीं बताती हैं कि हमको कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहां तो किसान जो है वो नेता है, मंत्री है, उसके मुंह से यदि कोई शब्द निकल गया, उस शब्द पर राजनीति करने की जो नियत है, ठीक है, थोड़ा सा डाइल्यूट, थोड़ा सा माइल्ड किया अजय जी ने, जो हालात बन रहे हैं, जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक, और ऐसा शायद उनको करना भी चाहिए या करना पड़ भी रहा है। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, मेरा आपसे सीधा सवाल, देखिए तब जबकि कई बार रोजगार में कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता गोधन न्याय योजना को भी शामिल करते हैं। हाल ही में जो एक किस्त आई है भी गोधन न्याय योजना की, और जितने किसानों को वो दी गई है या जितने लोगों को वो दी गई है जिन्होंने गोबर बेचा सरकार को, उसमें जब मैंने भाग किया तो करीब करीब 1100-1200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो आ रहा था। तो इसका मतलब 1100-1200 रुपए अगर किसी व्यक्ति को गोधन न्याय योजना के तहत मिल रहा है तो उससे ज्यादा तो बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस ने ऐलान किया था, 2,500 रुपए हम बेरोजगारों को देंगे। तो गोधन न्याय योजना को तो साइड ही कर दीजिए, उसको तो रोजगार मानेंगे नहीं। 23 लाख में से अगर 5 लाख को रोजगार मिल भी गया तो 18 लाख बेरोजगार होने के बावजूद ये कहां का तर्क हुआ कि आदतन जाता है पलायन करने बाहर मजदूर, वरना यहां रोजगार की कमी नहीं है। आसिफ, आप जो बात कर रहे हैं वो दो अलग अलग चीजें हैं। जिस संदर्भ में आज गृह मंत्री का बयान आया है वो पलायन करने वाले मजदूरों के संबंध में है। पलायन करने वाले मजदूर छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर बहुतायत में जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली के आसपास के जितने कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर काम करने वाले बहुतायत मजदूर जो हैं वो आपको छत्तीसगढ़ के मिलेंगे। तो ऐसे में पहली बार छत्तीसगढ़ को इतने सालों बाद 20 साल से छत्तीसगढ़ के मजदूर, छत्तीसगढ़ के गांव गांव से लोग
जम्मू जा रहे हैं कह करके मजदूरी करने के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। 20 साल से पहली बार लॉकडाउन के बाद यह पता लगा कि हमारे छत्तीसगढ़िया मजदूर असम में बसे हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़िया मजदूर जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है, हरियाणा में खेतिहर मजदूर का वो काम कर रहे हैं और इनकी तादाद 7 लाख से लेकर 9 लाख तक है। इसके पहले की सरकारों में छत्तीसगढ़ में बार बार यह कहा गया कि छत्तीसगढ़ में कितने मजदूर हैं जो बाहर काम करते हैं। इसको लेकर न तो कोई सर्वे हुआ, इसको लेकर न तो यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि छत्तीसगढ़ के मजदूर प्रवासी बनकर किन किन राज्यों में रहते हैं। जब छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती थी, बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन जब मजदूरों को छोड़ा करके उनका मुक्ति प्रमाण पत्र लेकर छत्तीसगढ़ लाते थे, तब हमने उन न्यूज को कवर किया है और हम आज से नहीं कवर कर रहे हैं। पिछले 10-12 सालों से मैं खुद उस तरह की खबरों को कवर करता आ रहा हूं, जिनमें मजदूरों के पलायन करने के बाद वहां जब उनको बंधक बना लिया जाता है, जब वो बॉन्डेज लेबर एक्ट के अधीन आते हैं और तब जाकर उनको वहां से उनका मुक्ति प्रमाण पत्र दिलवाया जाता है और छत्तीसगढ़ में आकर के यहाँ के श्रम विभाग के कानूनों के अनुसार उनका रिहेबिलिटेशन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चली आ रही है। आज छत्तीसगढ़ में 7 से 9 लाख की संख्या में मजदूर अन्य प्रदेशों से आए थे, जरूरत थी उनको रोजगार मुहैया कराने की। सरकार के डिटेल के मुताबिक जो 7 से 9 लाख मजदूर आए हैं उनमें लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को रोजगार मुहैया हो पाया, वो भी मनरेगा के तहत। चूंकि लॉकडाउन खुल चुका है, मजदूरों का पुराना अनुबंध है, जिन कंपनियों के साथ वो काम करते हैं उनके अनुबंध के तहत उनको वापस लौटना था, मजदूर लौट गए हैं। लेकिन यह कहना भी शर्मनाक है, प्रदेश के गृह मंत्री का कहना यह शर्मनाक है कि मजदूर तो आप जाने के आदी हैं, तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए। 2 साल का वक्त आपको मिला है, 5 साल का वक्त आपको जनता ने दिया है, आप ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए, ऐसा वातावरण बनाइए कि जो मजदूर 20 साल से पलायन कर रहा है उसको कम से कम आगे पलायन ना करना पड़े, उसको अपने प्रदेश में रोजगार मिले। ईंट ना बनाए और भी स्किल लेबर है। पहले तो आपके पास डिटेल नहीं था, आंकड़ा नहीं था, लॉकडाउन ने आपको ऐसी स्थिति में ला दिया कि एक एक मजदूर का नाम, पता, मोबाइल नंबर आपके पास है। अब कम से कम उनके लिए व्यवस्था हो पाए तो बेहतर बात होगी। ठीक, अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल। सर आपने कहा स्किल्ड मजदूर है, लेबर है, अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से 2 फायदे होंगे, एक तो प्रदेश का विकास होगा और दूसरा यहीं के मजदूर को यहीं काम मिलेगा। वरना आदतन नहीं है सर कोई मजदूर, ना शौकिया है। हर मजदूर को लॉकडाउन में एक बात भली भांति समझ में आ गई कि बाहर अगर 300 रुपए मिलते हैं और अपने प्रदेश में अगर 250 मिलते हैं तो 250 में यही नौकरी कर लो तो बेहतर है। बाहर लॉकडाउन जैसी हालत और वहां से लौटने में क्या दिक्कतें मजदूरों को हुई है वो हमने देखा है। देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के समय में जब मजदूरों की वापसी हुई, आपने बहुत सारा फुटेज भी दिखाया है, तो जो मजदूर वापस आ रहे थे उनकी संख्या 10 लाख के आसपास थी जो मजदूर छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं। क्या इतने बड़ी मात्रा में पलायन फिर से हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी सरकार ने उनको जहां पर वो रहते हैं, जहां पर उनका गांव है, आपने जो बातें कही, वो अगर बाहर 300 कमा रहा है तो 250 में यहां पर वो संतुष्ट होने का प्रयास करता है। हमारी सरकार उस परिवार को 250 रुपए रोज के कमाने की व्यवस्था में लगी हुई है। इस कारण से लोगों का पलायन रुका है। और जिसको यहां से ज्यादा आमदनी होगी, जिस तरीके से कोई इंजीनियरिंग करता है, मैंने पहले भी कहा, अगर उसे बाहर कहीं पर अच्छी जॉब मिलेगी तो वो बाहर जाएगा काम करने, क्योंकि उसकी विशेषज्ञता है उस चीज में। पकौड़े तलने से उसको वो सैलरी नहीं मिलेगी, वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो वो दूसरे जगह जाकर के कमा सकता है। तो इसको भी इस नजरिए से देखने की जरूरत है। केवल विरोध करना है इसलिए विरोध करना है और माननीय मंत्री जी के बातों का एक शब्द को पकड़ करके उस पर राजनीति करना, क्या भारतीय जनता पार्टी का यही स्तर रह गया है? अरे मुद्दों की बात करो, तथ्यों के साथ बात करो। अजय जी वैसे जवाब में आपने भी 4 बार पकौड़े तल लिए हैं सर, बोलते हो। केवल आप भी जो पकौड़ा पकड़ के बैठे हैं वो सब समझ रहे हैं कि पकौड़ा कहां उसको ले जा रहे हैं। ये सोचना चाहिए उनके शासनकाल में जो गृह मंत्री थे वो किस तरीके से काम करते थे। हत्याओं का आरोपी जो है वो पकड़ा नहीं जाता था। अभी देखिए अब लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। पूरा छत्तीसगढ़ जिस तरीके से न्याय लोगों को मिल रहा है वो अपने आप में ठीक। मैं लौटता हूं अजय जी आपके पास। नीलू जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे देखिए करीब 17 साल पहले की बात याद आ रही है। 17 साल पहले 2003 में, तब जबकि कांग्रेस की सरकार थी और पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी। रमन सिंह उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे पहली दफा, और रमन सिंह ने शिक्षा कर्मियों के मंच पर जाकर कहा था कि नियमितीकरण, संविलियन आप चिंता मत कीजिए, अपनी सरकार आएगी, हो जाएगा। साहब 2003 से 2018 हो गया था, वो आपकी सारी मांगे पूरी नहीं हो पाई जिस दमदारी से आपने चीजें रखी थी। तो क्या सिर्फ रोजगार संविलियन तक, संविदा तक ही सीमित है, या रोजगार यह है कि आप जिनको वादा कर रहे हैं उनको पक्की नौकरी मिले?
मनरेगा की आप बात जानते हैं, 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है और साल के बाकी 265 दिन क्या करेगा? तो क्यों मनरेगा का रोजगार उसमें जोड़ लिया जाता है? क्यों संविदा वालों को उसमें जोड़ लिया जाता है, जबकि आप खुद ही कहते हैं कि आप सरकारी नौकरी के अधिकारी हैं? संविलियन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया था। आसिफ जी, मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा में एक्स्ट्रा 50 दिन जो है वो दिए और केंद्र की सरकार ने 100 दिन। तो छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो 100 दिन को तो उन्होंने लागू किया है, 50 दिन को तो उन्होंने लागू नहीं किया। ये क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, ये अजय जी बता दे। दूसरी बात, अजय जी अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य में जो कानून की व्यवस्था बिगड़ी है, जो बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार जो है इन 2 कानून व्यवस्था कहां से आ गई मुझे पता नहीं। नीलू जी कहां सुन लिया आपने? नहीं, मैं अभी तो इनकी अजय जी ही ने कानून की व्यवस्था की बात कही ना, और अब मैं पलायन की बात कर रहा हूं। जहां तक के माननीय गृह मंत्री जी ने पलायन का जो विषय किया है, ये तो मखौल तो उन्होंने उड़ाया है। सबसे बड़ी चीज, जो छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूर हैं उनके खेत भी होते हैं, और जब वो खेत में काम करते हैं तो निश्चित रूप से आज इन्होंने जो वायदा किया था कि हम 2500 रुपया में जो है समर्थन मूल्य के हिसाब से हम धान खरीदेंगे, 4 किस्तों में उन्होंने राशि को बांट दिया है। 3 किस्त अभी दिए हैं, वो भी पिछला, 4थे किस्त का कोई ठिकाना नहीं है। आज मजदूर जब वापस अपने राज्य इस कोविड के माहौल में जब लौटा है और जब वो वापस अपने खेत में जाता है, खेती करता है, किसान जो है अपना फसल काटता है, जितनी उसकी खेत की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत। ठीक, नीलू जी मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन तब जबकि आप ये दावा कर रहे हैं तो उसमें आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ जो धान उगाता है उसको 2500 रुपए मिलता है। हालांकि अभी तक चौथी किस्त आई नहीं है, 3 किस्त आई है। बगल के प्रदेश में आप देखिए 1815 का रेट है, 1835 का रेट है। वहां आपकी सरकार है, वहां पर अभी भी उसी रेट पर मिल रहा है। और दूसरी बात, रही बात अजय जी ऐसा कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग करने वाला अगर बाहर जा रहा है तो उसमें छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा स्कोप है। अभी डेवलपिंग स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, यहां पर अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी। और आज भी आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए, दर्शकों से मैं कहता हूं कि अगर आप आज कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी जो भी सैलरी है, अगर उसमें 2, 3, 4, 5 हजार रुपए कम करके आपको यह ऑफर दिया जाए कि आप अपने स्टेट, अपने शहर में जाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप हां कहेंगे या ना कहेंगे? क्या आपके राज्य में आपसी जॉब से जुड़ी हुई संभावनाएं हैं? क्या छत्तीसगढ़ में आपको ये चीजें दिख रही हैं? और अगर दिख रही हैं तो इसका मतलब सरकार बेहतर काम कर रही है, और अगर नहीं दिख रही है तो फिर सीधी बात है कि जो मजदूर पलायन कर रहा है, हमें लगता है कि वो आदतन या शौकिया नहीं है, मजबूरी है उसकी। धन्यवाद हमारे साथ अजय जी जुड़ने के लिए। नीलू जी, देवेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।